नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, आज मेरे साथ हरियाणा के बहुत ही चर्चित पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और राजनीति को बहुत ही नजदीक से समझने वाले प्रद्युमन जोशीला जी जुड़े हुए हैं। साथियों, चुनाव हो चुका है। सभी जितने भी प्रत्याशी थे उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट क्या है वो हम जानते हैं प्रद्युमन जी से। प्रद्युमन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन जी, हरियाणा की सबसे हॉट सीटों में रोहतक मानी जा रही है। जी। पिछली बार भी इस सीट को लेकर आज तक भी बातें चलती है। कोई बोलता है इसको दीपेंद्र ने जीत रखा था, बीजेपी ने इस पे जबरदस्ती की, कोई कहता है ईवीएम में खराबी थी, कोई कुछ। इस सीट को लेकर इतनी बातें हैं, आज भी अटकलों का बाजार गर्म है। क्या कहता है आपका आंकड़ा? देखो, 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर देश में किसी की जीत की बजाय हार की सबसे ज्यादा चर्चाएं थी, बिल्कुल, तो वो दो ही नेताओं की थी जी। या तो राहुल गांधी की थी, हाँ जी, हाँ, अमेठी से जब स्मृति ईरानी ने उनको हराया जी, और या दीपेंद्र सिंह हुड्डा की थी, जी, जब अरविंद शर्मा ने उनको अपने ही घर में, जो उनका घर है रोहतक, वहां से हरा दिया। बेशक वो 7,500 से हारे, लेकिन जो हार है वो चाहे 1 वोट से, वो हार है जी। अब की बार जो चुनाव है उसमें पिछली बार से सबक लेते हुए 5 साल लगातार ग्राउंड पर मेहनत की दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने। पिछले 4 महीने से पूरा हुड्डा परिवार, जिसमें खुद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो धर्मपत्नी है श्वेता मिर्धा हुड्डा, वो भी पहली बार इतने सक्रिय स्तर पर नजर आई राजनीतिक रूप से। तो पूरा परिवार 4 महीने से रोहतक की सीट जीतने के लिए पूरी जोर आजमाइश उन्होंने की जी। और उसका परिणाम मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके प्रति सुखद रहेगा और रोहतक लोकसभा में इस बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीतेंगे। हालांकि कांटे का मुकाबला है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 50,000 से ऊपर कहीं भी जीत सकते हैं जी। अगर हल्का वाइज भी बात करें तो रोहतक लोकसभा क्षेत्र में जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सबसे बड़ी जो लीड है वो उनके खुद के, जहां से उनके पिताजी विधायक हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गढ़ी सापड़ा किलोई से मिल रही है। उसके बाद महम से वो बड़े भारी बहुमत से जीत रहे हैं, डेरी से जीत रहे हैं, बादड़ी विधानसभा क्षेत्र से जीत रहे हैं। ये 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसी हैं जहां दीपेंद्र हुड्डा बड़े भारी मार्जिन से अरविंद शर्मा के मुकाबले चुनाव जीत रहे हैं। महम के बारे में तो यहाँ तक सुना है जी, ये भी काफी जाट बहुल क्षेत्र है और महम 24 आज से नहीं, पुराने टाइम से राजनीति में बड़ा सक्रिय रहा है जी। तो यहाँ तो बता रहे हैं कि एक तरफी पोलिंग हुई है। देखो, महम हल्के में इस बार जो सबसे बड़ी बात देखने को मिली, बलराज कुंडू जो यहाँ से स्थानीय विधायक जी, और उन्होंने अब अपनी खुद की पार्टी बना ली है। हाँ जी। वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल थे इस चुनाव में, जिसका सीधा सीधा फायदा दीपेंद्र हुड्डा को मिला। दूसरी बात, शमशेर खरकड़ा जो लगातार कई चुनाव हार चुके हैं और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका खुद का राजनीति से मनसा भर गया है। तो बार बार अगर आदमी चुनाव हारता रहे और इतनी आंधी के बावजूद हार जाए उनकी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से जो है उसको सेटबैक लगता है। तो शमशेर खरकड़ा ने भी कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी इस चुनाव में नहीं दिखाई। महम में पिछली बार से ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। वो तो पिछली बार महम में हार का भी क्या कारण था कि आनंद सिंह डांगी जो लगातार वहां से विधायक बन रहे थे, और जब एक आदमी लगातार विधायक बनता रहता है तो उसकी खिलाफत होनी शुरू हो जाती है। उन आनंद सिंह डांगी की खिलाफत का नुकसान दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हुआ जी। और पिछली बार बलराज कुंडू और इन तमाम, चाहे वो शमशेर खरकड़ा हो और भी बीजेपी के बड़े नेता थे, उन्होंने महम में बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए मदद की। अब की बार उसका उल्टा है और कहीं ना कहीं महम के लोगों को ये भी एक इस बार जो अंदर खाने, आपको एक बात बताऊं दर्शकों को, कि पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा जो 7,500 से हारे, उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो लोग मान रहे हैं वो महम का रहा। क्योंकि अगर यही महम उनको 35,000 की लीड दे देता तो चुनाव कहीं फंसता ही नहीं जी। क्योंकि महम से दीपेंद्र हुड्डा को किलोई के बाद सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। प्योर जाटलैंड है, कोई शहर नहीं आ रहा, ठीक है। महम भी एक स्थानीय कस्बा है और ये वो इलाका रहा है जिसने चौधरी देवीलाल को राजनीति के शिखर पर भी चढ़ाया और उन्हीं चौधरी देवीलाल की पार्टी को राजनीति में गर्त पर लाने का काम भी इसी हल्के ने किया। साथियों, रिपोर्ट्स यहाँ तक हैं, जो महम शहर है, पहले क्या होता था, महम शहर के अंदर कांग्रेस को कम वोट आते थे। इस बार ये रिपोर्ट्स मिल रही कि महम के अंदर भी बहुत अच्छी खासी कांग्रेस को वोटिंग हुई है जी। इसके अलावा 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें रोहतक शहर जी और कोसली जी, जहां अरविंद शर्मा चुनाव जीत रहे हैं जी, और 3 हल्के बहादुरगढ़। तो कोसली पे हम चर्चा करते हैं। कोसली की रिपोर्ट्स याद है प्रद्युमन जी कि पिछली बार जो चुनाव था वो अलग टाइप का चुनाव था।
इस बार का जो चुनाव अलग टाइप का चुनाव है, और जो राव दान सिंह को टिकट दी, तो राव दान सिंह की टिकट का फायदा कोसली में दीपेंद्र सिंह को मिल रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, कोसली की सीधी ही बात मैं आपको बताऊं, पिछली बार राव इंद्रजीत ने हुड्डा परिवार को हराने के लिए पूरा दमखम लगाया हुआ था। इस बार राव इंद्रजीत ने जब उनका जलसा हुआ तो उसमें कोई ऐसी वर्डिंग उन्होंने अपने मुंह से नहीं कही जिसका कहीं अरविंद शर्मा को फायदा होता हुआ दिखाई दे। उन्होंने कोई सही ढंग से उनके बारे में कोई बात कही नहीं। सुनने में यह भी आ रहा है कि जो अरविंद शर्मा जी है, पिछली बार जिसने भी इनकी मदद करी, हम रामपुरा हाउस की बात कर लेते हैं, तो इस बंदे ने दोबारा जाके कभी राव वीरेंद्र सिंह को राम राम तक नहीं कहा। मैं इसी बात पर आ रहा था जी। अरविंद शर्मा पिछली बार क्यों जीते? पिछली बार जो यहाँ के बड़े चेहरे हैं, चाहे वो राव इंद्रजीत हो, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ हो, मनोहर लाल खट्टर हो, मनीष ग्रोवर हो, इन तमाम लोगों ने, शमशेर खरकड़ा हो, उनके दिल ठोक करके मदद की। 5 साल वो एमपी रहे, उन्होंने हर नेता के साथ बिगाड़ने का काम किया। सरेआम उन्होंने मनीष ग्रोवर पर आरोप लगाए, मनोहर लाल खट्टर के ऊपर आरोप लगाए, राव इंद्रजीत की कोई सुध नहीं ली, ओम प्रकाश धनखड़ से कोई बात नहीं की। उन्होंने सांसद बनते, क्योंकि ये घमंड आना भी नेचुरल था, क्योंकि उन्होंने उस दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया हुआ था जो यहाँ से 4 लाख 5 लाख 3 लाख वोटों से चुनाव जीते। जी, असल बात ये थी। तो वो जो उनको घमंड आया, दूसरा उनको जो घमंड आया वो इस बात का आया कि वो ऐसे सांसद बन गए जो कभी मुख्यमंत्री नहीं बने। उसके बावजूद 3 अलग अलग लोकसभाओं से वो सांसद रहे, चाहे वो सोनीपत से वो निर्दलीय रहे, करनाल से वो जीते लगातार, उसके बाद वो रोहतक से जीत गए, जुलाना में उन्होंने मायावती की पार्टी बीएसपी से चुनाव लड़ा, वो भी अच्छे खासे वोट मिले, यमुनानगर से उन्होंने चुनाव लड़ा तो भी अच्छे खासे वोट मिले। कहीं ना कहीं आदमी को ये हो जाता है कि ये औरों की नहीं बल्कि मेरी खुद की वजह से मैं चुनाव जीत रहा हूं। उसका नुकसान उनको इस बार ये हुआ कि ना राव इंद्रजीत ने उनकी ठोकर के मदद की, ओम प्रकाश धनखड़ कहीं चुनाव में नहीं दिखाई दिए, मनीष ग्रोवर ने भी उस स्तर पर मदद नहीं की, मनोहर लाल जी ने भी कुछ नहीं किया। तो निश्चित रूप से उसका सीधा सीधा नुकसान अरविंद शर्मा को हुआ। काफी बड़ी हार हो सकती है। जहां तक आप कह रहे हो कि कोसली विधानसभा की, कोसली विधानसभा में पिछली बार जो बहुत बड़ी हार जो दीपेंद्र की थी, उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने उस क्षेत्र के तमाम वो नेता जिनका अपना वजूद है, चाहे वो जगदीश यादव हो जिन्होंने हमेशा रामपुरा हाउस के अगेंस्ट राजनीति की मंत्री रहे, विधायक रहे, उनको अपने खेमे में लाए। और भी जो स्थानीय नेता हैं, कोई सरपंच है, कोई जिला पार्षद है, कोई चुनाव लड़ना चाहता है, जिनके पास 2-2, 4-4 हजार वोटों का जुगाड़ है, सबसे संपर्क, तो उन सबको उन्होंने पिछले 2, 2.5, 3 साल से लगातार उनके संपर्क में थे, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ने यह तय कर रखा था कि उन्होंने चुनाव लड़ना ही लड़ना है। जबकि बीजेपी में ये श्योरिटी नहीं थी कि अरविंद शर्मा को दोबारा टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरी बड़ी बात अरविंद शर्मा के इस बार चुनाव हारने की, 5 साल में अरविंद शर्मा रोहतक में कोई नया प्रोजेक्ट उस स्तर पर नहीं ला पाए जिस स्तर पर उनसे उम्मीद थी जी। ना अरविंद शर्मा लोगों के बीच में रह पाए, जबकि दीपेंद्र हुड्डा हारने के बावजूद लोगों में रहे, वो राज्यसभा के सांसद बन गए थे, उन्होंने उनका जो कोटा होता है, ग्रांट होती है, वो भी उस क्षेत्र में खूब दी, उसका कहीं ना कहीं फायदा उनको मिला। तीसरी बड़ी बात, दीपेंद्र हुड्डा की जो मैनेजमेंट जो टीम है, जो उनका चुनाव चला रही है, चाहे वो इलेक्शन मैनेजमेंट की बात है, मीडिया मैनेजमेंट की बात है, वो तमाम चेहरों ने जो उनके बैक में रह करके काम किया, वो बड़ा काबिले तारीफ रहा। जबकि अरविंद शर्मा के पास ऐसी कोई टीम नहीं दिखाई दी। प्रद्युमन जी, अगर हम हलकों की बात करें जी, केवल वो हलके बता दीजिए जहां से बीजेपी जीत रही, बाकी हम समझ ही जाएंगे कांग्रेस जीत रही है। देखो, 2 ही विधानसभा हैं, रोहतक शहर और कोसली, इन 2 में बीजेपी जीत रही है, और 3 हलकों में बिल्कुल कांटे का मुकाबला है, झज्जर, कलानौर और बहादुरगढ़। जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके मुताबिक झज्जर में दीपेंद्र हुड्डा जीतेंगे, बेशक वो कितने वोटों से जीते। कलानौर में भी कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा जीतेंगे, और बहादुरगढ़ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जी। तो कहने का भाव ये कि साथियों, इस सीट पे जो हमारा इंटरनल सर्वे है उसके हिसाब से दीपेंद्र जी बहुत काफी मतों से ये जीत रहे हैं। अब हम बात करते हैं, इससे लगती हुई सीट है सोनीपत सीट है। सोनीपत सीट में इस बार मुकाबला बड़ा रोचक हो गया, क्योंकि यहाँ से ब्राह्मण चेहरा पिछली बार भी यहाँ से एमपी था, और इस बार मोहन सिंह बड़ौली वहां के स्थानीय विधायक भी थे, उनको बीजेपी ने मैदान में उतारा, और कांग्रेस ने भी यहाँ जबरदस्त काट निकाली, सतपाल ब्रह्मचारी को मैदान में उतारा, जिनकी ब्राह्मण वोट में भी अच्छी खासी पकड़ है, और यह मुकाबले को रोचक बना दिया। रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? देखो, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में बड़ा कांटे का मुकाबला रहा, और जिस तरह से मोहनलाल बड़ौली ने चुनाव होते ही भीतरघात के आरोप लगाए, कई नेताओं के ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, और
ऐसी जो संभावनाएं थी पहले से कि इस लोकसभा में काफी कांटे का मुकाबला होगा और तीसरी बार एक ब्राह्मण चेहरा देश की संसद में यहाँ से जाएगा। बेशक ये झारखंड है। इस बार का चुनाव जींद जिले में कहीं ना कहीं जो पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा इतना बड़ा चेहरा यहाँ से हारा, उसके पीछे जींद जिले की जो हार थी, जींद जुलाना और सफीदों की, वो एक बड़ा रोड़ा थी कहीं ना कहीं, उसके कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारा। इस बेल्ट में पिछली बार एक ये और चीज है, कैप्टन अभिमन्यु की भी अच्छी खासी पकड़ी हम माने जाती जी, और वो भी सक्रिय थे। इस बार कैप्टन भी सक्रिय नहीं दिखाई दी। देखो कैप्टन अभिमन्यु पिछली बार ऐसी चर्चाएं थी कि वो हिसार के साथ साथ सोनीपत से भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका गांव खंडा है नारनौंद हल्का, वो जहां खत्म होता है नारनौंद विधानसभा, उसके तुरंत बाद जो है जींद शुरू हो जाता है। एक तरफ जींद हल्का शुरू हो जाता है, एक तरफ जुलाना हल्का शुरू हो जाता है। और जहां रोहतक से उन्होंने 2 चुनाव लड़े हुए हैं, तो उसके साथ लगता भी सोनीपत क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि जाटों में बड़ा चेहरा है कैप्टन अभिमन्यु, वो जाट उनको उस स्तर पर वोट कर देंगे, और गैर जाट बीजेपी का अपना वोट बैंक है, और कई शहर भी आ रहे हैं। उस वजह से वो लड़ना चाहते थे, लेकिन सिटिंग सांसद होने की वजह से रमेश कौशिक की टिकट नहीं कटी। इस बार रमेश कौशिक की जो एक सीडी आई तथाकथित, उस सीडी के बाद जो उनकी टिकट कट गई, और उसके बाद हालात अब ये बन रहे हैं कि जो सतपाल ब्रह्मचारी, जिसका सोनीपत लोकसभा से कोई बहुत लंबा चौड़ा लेना देना नहीं था राजनीतिक रूप से, वो तो हरिद्वार की राजनीति कर रहे थे, उसके बावजूद वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। और मैं एक सबसे चौंकाने वाली जो बात नजर आ रही है वो ये आ रही है कि मोहनलाल बड़ोली जिस हल्के से विधायक है राई से जी, उस हल्के में भी सतपाल ब्रह्मचारी उन पर 21 दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है। इसके अलावा अगर बात करें 3 विधानसभा से जुलाना, खरखोदा और बड़ौदा, जहां उनको बड़ी भारी लीड मिल रही है सतपाल ब्रह्मचारी को, जींद और शहर और जो सोनीपत शहर है, और तीसरा हल्का गोहाना, इनमें 2 हलकों में जींद और सोनीपत में जो है बीजेपी को लीड मिल रही है। गोहाना में भी उनके जीतने की संभावनाएं हैं। सफीदो, राई और गन्नौर, इन 3 हलकों में कांटे का मुकाबला है, लेकिन गन्नौर और राई में कहीं ना कहीं ब्रह्मचारी जीतेंगे, और सफीदों में हार जीत बड़े कम मार्जिन से होगी। इस लोकसभा सीट पर एक तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना एक प्रभाव है, बेशक वो पिछला चुनाव हार गए, राजनीति में बड़े बड़े नेता हार जाते हैं। दर्शकों को एक खास बात और बताऊं मैं सोनीपत की, ये वो इलाका है जिसने चौधरी देवीलाल जैसे बड़े नेता को भी हरा दिया था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी हरा दिया था, और ये वो इलाका भी है जिस बीजेपी का बहुत लंबा चौड़ा वजूद यहाँ नहीं था, उसके बावजूद जो किशनलाल सांगवान है उनको यहाँ से 3 बार सांसद लोगों ने बनाया। तो यहाँ का जो वोटर है वो किसी को जिताने की बजाय हराने के लिए ज्यादा वोट करता है कि हमें किसको हराना है। निश्चित रूप से मोहनलाल बड़ोली यहाँ से हारते हुए दिख रहे हैं, और जो कांग्रेस की 3 जो सबसे महत्वपूर्ण जो सीटें दिखाई दे रही हैं उनमें सोनीपत एक है। अब हम बात करते हैं गुरुग्राम सीट की। जी, गुरुग्राम क्षेत्र है, आचार्य द्रोण का क्षेत्र माना जाता है, और वहां से रामपुरा हाउस हमेशा ही राजनीति में सक्रिय भी रहा, बहुत लंबा खासा वजूद भी है जी। और उनके मुकाबले कांग्रेस ने इस बार दाव खेला, अभिनय जगत के सितारे को मैदान में उतारा, राज बब्बर को। क्या इस बार मामला रोचक है, या फिर रामपुरा हाउस अपना परचम पहले की तरह लहराता रहेगा? देखो, गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र 2 हिस्सों में है। वहाँ एक मेवात का जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है जी, वो आता है, दूसरा जो गुड़गांव और रेवाड़ी के जो अहिर बेल्ट है वो आती है। यहाँ चुनाव राव इंद्रजीत जीतेंगे, और बीजेपी जिस सीट को सबसे सेफ मान रही है वो गुड़गांव ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो मार्जिन है वो पिछली बार की तुलना में कम रहेगा। उसका एक बड़ा कारण जो है वो ये है कि राज बब्बर बेशक इस इलाके के लिए बिल्कुल नए हैं, पहला वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी की खिलाफत जो लोगों में थी उसका कहीं ना कहीं फायदा राज बब्बर को दिखाई दे रहा है। मुकाबला उन्होंने डट करके किया, लेकिन उसके बावजूद इंद्रजीत इसलिए जीतेंगे कि वो बावड़ से, रेवाड़ी से, गुड़गांव की जो सीटें हैं, पटौदी हो, बादशाहपुर हो, गुड़गांव शहर हो, उन तमाम इलाकों से पकड़ बहुत मजबूत है जी। बिल्कुल, वो चुनाव जीतेंगे, काफी बड़े नेता है जी। तो साथियों, गुरुग्राम में शायद कांग्रेस को भी कोई संशय नहीं, कांग्रेस भी मान के चल रही कि वो बीजेपी जीत रही है जी। अब हम बात करते हैं सीट फरीदाबाद की। गुज्जर बाहुल्य सीट है, और यहाँ से बड़े गुज्जर नेता ही लगभग यहाँ से मैदान में उतरते हैं, और कर्ण सिंह दलाल का भी अच्छा वजूद माना जाता है। इस बार 2 गुज्जर नेता आमने सामने हैं, बीजेपी से कृष्णपाल गुज्जर और कांग्रेस से महेंद्र प्रताप जी।
आपको क्या लग रहा है इस सीट पर? देखो, फरीदाबाद लोकसभा सीट पिछली बार जो देश की 3 सबसे बड़ी जीतें हुई थी 6 लाख से ऊपर, हाँ जी, हाँ। उनमें शामिल थी। और इस बार जब तक महेंद्र प्रताप को यहाँ से टिकट नहीं मिला था, तब तक ऐसा लग रहा था कि कृष्णपाल बहुत आसानी से लाखों वोटों से जीत जाएंगे। बहुत तरह के सर्वे आए जिसमें महेंद्र प्रताप का जो है सबसे मजबूत चेहरा दिखाई दिया। लेकिन महेंद्र प्रताप इस बात पर अड़े हुए थे कि उनके बेटे विजय प्रताप को यहाँ से टिकट दे, क्योंकि हर बाप ये चाहता है कि मेरे बाद मेरा बेटा राजनीति में सक्रिय हो, बिल्कुल, और वो मैं अगर मेरे जीते जी कर जाऊं तो उसका कहीं ना कहीं उनको फायदा होगा। लेकिन कांग्रेस के जो प्रदेश के प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, वो महेंद्र प्रताप को मनाने में कामयाब रहे और उन्होंने ये समझा कि आप लड़ोगे तो यहाँ फाइट होगी। और उसका नतीजा ये रहा कि जो करण सिंह दलाल, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समदीपी हैं, वो टिकट कटने के बाद नाराज भी हो गए थे। उन्होंने एक बड़ी पंचायत भी की जिसमें बीजेपी के भी कई नेता आए उनको समर्थन देने के लिए, और आखिरकार वो मान भी गए। अब हालात वहां ये है कि बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। महेंद्र प्रताप ने हारी बाजी को जीत के नजदीक लाने का काम किया है, और ये फरीदाबाद वो लोकसभा सीट बन गई है जिसमें कोई भी जीत सकता है। बड़ी कांटे की टक्कर है। यहाँ जो हार और जीत है, यहाँ बड़े लाखों की संख्या में जिनको हम जो हरियाणा से बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ रहते हैं, जिनको जो प्रवासी भारतीय भी हम कह सकते हैं, प्रवासी हरियाणा, प्रवासी हरियाणवी, तो वो जो प्रवासी हरियाणवी हैं वो यहाँ रह रहे हैं, उनके अच्छे खासे वोट हैं, और उनमें कहीं ना कहीं केपी गुज्जर का अपना एक प्रभाव है। वही हार जीत का यहाँ फैसला करेंगे। लग ऐसा रहा है कि बीजेपी को एज जा रहा है इस सीट का, लेकिन बड़ी कांटे की टक्कर होगी, और उस टक्कर में कृष्णपाल जीत सकते हैं चुनाव। जो प्रवासी हरियाणवी उसमें मनोज तिवारी का भी अच्छा खासा प्रभाव जी जी बिल्कुल, और इसलिए उन्होंने भी बहुत मदद की है जी। तो यहाँ पर भी एज जो है कृष्णपाल गुर्जर को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, अंतिम सीट से पहले मैं आपको विनती करना चाहूंगा, आपसे हमें स्नेह और प्यार की उम्मीद है। उम्मीद के नाते आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, आपसे निवेदन हमारा। अब हम बात करते हैं अंतिम सीट, बहुत महत्वपूर्ण सीट, और ये भी और सीटों में मानी जाती है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है करनाल। और इस बार रोचक मामला इसलिए हो गया, खुद पूर्व मुख्यमंत्री यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्हीं के सामने कांग्रेस ने भी बड़ा दांव खेला, पंजाबी चेहरे को उतार दिया दिव्यांशु बुद्धि राजा, जो यूथ कांग्रेस की पॉलिटिक्स करते हैं। आंकड़े क्या कह रहे हैं यहाँ से प्रद्युम्न जी? देखो, करनाल लोकसभा क्षेत्र में मनोहर लाल खट्टर जी ने चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी फरीदाबाद की तरह पिछली बार यहाँ से संजय भाटिया 6 लाख से ऊपर वोटों से जीते थे, और जो टॉप 3 जीते थी देश की उसमें करनाल शामिल थे। इस बार पूरी तरह से यहाँ का चुनाव बदला हुआ नजर आया। मनोहर लाल खट्टर के साथ बहुत बड़ा बेहतरघात इस लोकसभा क्षेत्र में होने की सूचनाएं मिल रही हैं, और खुद जो है मनोहर लाल खट्टर जी ने भी इस तरह की अंदेशा जताया है कि कई भाजपाइयों ने ही जो है उनकी गोद भी यहाँ खोद दी है। इस सीट पर कांटे के मुकाबले में चुनाव तो मनोहर लाल खट्टर जीतेंगे, लेकिन जो पिछली बार की उनकी 6-6.5 लाख की जो जीत थी उसमें 1-0 इस बार कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पहले चुनाव बिल्कुल फंस भी गया था। जब चुनाव से 15 दिन पहले मनोहर लाल खट्टर पूरे हरियाणा में घूम रहे थे लगातार प्रचार करते हुए और प्रत्याशियों का, तब तक उनके दिमाग में ये था कि आप तो यहाँ से आसानी से जीत जाओगे। लेकिन जो ही उन्होंने अंदर झांक करके देखा तो उनको लगा कि यहाँ तो बहुत बड़ा खेल आपके साथ हो रहा है, और उसके बाद उन्होंने बाकी हरियाणा को भूल करके करनाल में ही जो है अपना पूरा दमखम लगाया, और उस दमखम का उनको फायदा ये मिला कि वो इस सीट पर जीतने जा रहे हैं। यहाँ उनकी जीत में एक बहुत बड़ा जो कारण है वो कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला भी है। अभय सिंह चौटाला ने जो उनका एक समर्थित जो प्रत्याशी उतारा यहाँ से, वीरेंद्र मराठा, जो रोड समुदाय से आता है, उस वीरेंद्र मराठा को जो वोट पड़ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं सीधा सीधा फायदा मनोहर लाल खट्टर जी को यहाँ हो रहा है। और दिव्यांशु बुद्धि राजा ने खुद यहाँ कोई उनका अपना कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि वो तो गोहाना से आते हैं, सोनीपत से। दिव्यांशु बुद्धि राजा की बजाय यहाँ का चुनाव हल्के की जनता ने लड़ा। लोगों ने मनोहर लाल खट्टर जी को हराने के लिए वोट डाले। इवन मैं आपको एक बहुत रोचक बात बताऊं दर्शकों को, यहाँ तो एक नारा चल रहा था कि सारा करनाल बोल रहा है मनोहर लाल हार रहा है, और मनोहर लाल हारने की उम्मीदें कई भाजपाई भी पाले हुए थे, वो ना केवल करनाल के बल्कि हरियाणा प्रदेश के भी। क्योंकि जिन जिन भाजपाइयों को, ये बड़ी रोचक बात, जिन भाजपाइयों को मनोहर लाल जी ने अपने 9.5 साल के कार्यकाल में खुदे लाइन लगाए रखा, जिनको बड़ा रगड़ा लगाया गया, जिनको राजनीतिक रूप से जो है
पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया गया। उनके मन में कहीं ना कहीं एक टीस थी कि करनाल विधानसभा से तो अगर खट्टर साहब लड़ेंगे तो हारेंगे नहीं, लेकिन वो करनाल पार्लियामेंट में सही फंस गए हैं और यहाँ जो है उनका पक्का इलाज हो जाएगा। मैं एक रोचक किस्सा दर्शकों को बताऊं, 2004 में जब चौधरी भजनलाल जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता थे, उस समय भिवानी एक ऐसी सीट बन गई थी जहां कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरों ने इकट्ठा होकर के भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई को वहां टिकट दिलवा दी जी। और कांग्रेस आला कमान पर इस तरह का प्रेशर बनाया कि अगर भिवानी से कोई जीत सकता तो कुलदीप बिश्नोई चुनाव जीत सकते। फंसवाया गया था, उनको वहां धक्के से फंसवा दिया। वो तो शुक्र ये है कि कुलदीप बिश्नोई के पिताजी चौधरी भजनलाल राजनीति के बड़े खिलाड़ी थे जी जी जी। उन्होंने उस समय के एक प्रत्याशी के साथ आपसी साठगांठ करके और 3 जो पूर्व या वर्तमान जो उस समय के मुख्यमंत्री थे उनके बेटे वहां चुनाव लड़ रहे थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे अजय चौटाला चुनाव लड़ रहे थे। चौधरी बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे थे, वहां से सांसद भी रहे थे। चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई लड़ रहे थे और बड़े कांटे के मुकाबले में कुलदीप बिश्नोई सिर्फ इसलिए वो चुनाव जीत गए कि एक तो वहां जाट नॉन जाट बन गया, उसी चुनाव में वो चीजें हुई थी। 2 जाट बड़े चेहरे थे और गैर जाट में अकेला कुलदीप बिश्नोई था। उसके बाद आदमपुर का बड़ा इलाका आता था जिसका कहीं ना कहीं सीधा फायदा कुलदीप बिश्नोई। बाद में वो फार्मूला कुलदीप ने हिसार में भी लागू करना चाहा पर वो उल्टा पड़ा। जी बिल्कुल, हिसार में वो उलट गया क्योंकि हिसार में समीकरण अलग बन गए थे उस दौरान। अब करनाल में भी मनोहर लाल खट्टर जी को बेशक बीजेपी आला कमान ने टिकट दी है, लेकिन जो ही उनको चुनावी मैदान में उतारा बहुत से बीजेपी के नेताओं के अंदर लड्डू फूटे उनके मन में कि ये तो बहुत बढ़िया हो गया, अब खट्टर साहब जो है लाइन पे आया है। और उसका नतीजा अब ये है कि खट्टर साहब क्या बॉडी लैंग्वेज देखो 25 तारीख के बाद, उनके बयानात सुनो, दर्शक भी सुन के समझ सकते हैं कि बेशक वो चुनाव जीत जाए लेकिन वो बड़े कांटे के मुकाबले में जो 6.5 लाख से जीतने वाली सीट हो और उसको अगर आप 60,000 70,000 से जीतते हैं तो कोई जीत नहीं है। हालांकि इस सीट पर मनोहर लाल जी चुनाव जीतेंगे। साथियों, ये हमने लगभग सारी सीटों का, हरियाणा की सारी सीटों की विस्तृत चर्चा की। साथियों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्रद्युमन जी ये जो आंकड़े हैं या मैं जो आंकड़े पेश कर रहा हूं ये ऐसे ही आंकड़े हैं, ऐसे ही नहीं साथियों। प्रद्युमन जी हो चाहे हम हो, हमने लगभग पूरे हरियाणा का दौरा किया है और जब ग्राउंड पे जाके सारी चीजें देखते हैं, हम उन चीजों को महसूस करते हैं तो वो चीजें हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। हो सकता है हमारे आंकड़े उल्ट भी जा सकते हैं, हम कोई ज्योतिषी नहीं है, पर हमने कोशिश वही की है जो हमें नजर आया। आपके प्यार की हमें उम्मीद है। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। राम राम साथियों।